सनून कराते हुए कहता ये क्या है। डाउस कहता क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था कि तुम अभी भी कमजोर हो, तो ये तुम्हारे सीनियर ब्रदर के रूप में आखिरी लेसन है। मैं तुम्हें अपनी शॉट दे रहा हूँ। सनून मन में कहता सीनियर ब्रदर की सारी एनर्जी इस शॉट में समा रही है। कहता प्लीज रुको, अगर तुम अपनी जिंदगी के सारे एनर्जी को त्याग दोगे तो तुम मर जाओगे। डाउस कहते जिसकी मौत होनी है वो सिर्फ शॉट मास्टर नहीं बल्कि एक और भी है, वो शख्स जो खड़े होकर मौत को देखता रहा। वो शख्स मैं हूँ डांग चून। वो अपने बारे में बताने लगता शॉट मुझे शॉट पसंद नहीं थी, मुझे सिर्फ वो लेडी पसंद थी जिसे शॉट पसंद थी। और हम वहाँ पे एक लेडी को देखते जो कहते इस शॉट को देखो डांग चून, ब्लेड पे हल्की सी चमक दिखाई दे रही है, ये किसी अनजान मास्टर का काम होना चाहिए। डांग चून कहता हाँ, और बताता इसलिए मैंने शॉट चलाना सीखी क्योंकि मैं उसके साथ रहना चाहता था। और फिर कहता क्यों मैं ये नहीं कर सकता। तो एक मास्टर कहता बस बहुत हुआ, रैल्म ऑफ शॉट इमोर्टल रैल्म तक ही पहुंचना काफी है। अब जब चंग हुन की यूनमन सेक्ट के साथ राजनीतिक शादी तय हो चुका है, अगर तुम्हें सच में इस सेक्ट की चिंता है तो बाकी सभी बातों को छोड़कर अपने कल्टीवेशन पे ध्यान दो। डांग चून बताता उस रात वो भाग गई। और वो लेडी कहती क्या तुम मुझे इसलिए नीचा समझते क्योंकि मैं एक लड़की हूँ। बस रुको, मैं असेंशन शॉटमैन में महारत हासिल करूंगी और उस एरोगेंट को कुचलने के लिए वापस आऊंगी। समझ गए डांग चून? अब से हम शॉर्ट स्पीड आइलैंड को ढूंढने के लिए निकलेंगे। सब कहते हैं वो सिर्फ एक कहानी में है लेकिन वो सच में है, हम उसे जरूर ढूंढ लेंगे। डांग चून कहता ठीक है चाहे कितने भी समय लगे मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। और बताता रास्ता लंबा था, कई बार तो हम मौत के मुंह से बाल बाल बचे और कई बार हमें बहुत सारे धन दौलत मिले। हमने बहस की और हंसे जब तक कि हम आखिरकार पहुंच नहीं गए उस साबित शॉर्ट स्पीड आइलैंड पर। मैं मोंग्योक एल्गीम था और वो होरयोंग निंग्योम थी। वहाँ पे और भी शॉर्ट कल्टीवेटर्स है जिससे हम अभी अभी मिले। हमारी ट्रेनिंग की शुरुआत इसी तरह से हुई थी और आखिरकार वो दिन आ ही गया। शॉर्ट एडवांस माइंड शॉर्ट यूनिट, उन सभी का फॉर्मेशन साथ भी वही होता है। और एक कहता है ये क्या है, एक कहती मेरा बॉडी गायब हो रहा है। और लड़के भी ये महसूस करते हुए कहती डांग चून कहता नहीं। और वो सभी शॉर्ट सनमून की तरह उसके बॉडी में आके धंस जाता है और उसके साथ भी वही सभी होने लगता है। कहता मैं इस तरह नहीं मर सकता, मुझे वापस जाना ही होगा, मुझे छोड़ दो, मैं जिंदा रहूंगा। वो सब मिलकर उस लेडी को डुबाना शुरू कर देते हैं जिससे वो कहती है मैं बेहोश हो रही हूँ। डांग चून वहाँ पे आ जाता है और वो कहता है नहीं मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारी सारी यादें देखी, तुम्हें कैसा महसूस हुआ और तुम पूरे समय मेरे साथ कैसे डटे रहे। काश मैंने एक बार भी ये जानने की कोशिश की होती कि ऐसा क्यों हुआ। अगर मैंने एक बार भी अपनी तरफ देखा होता तो मैं तुम्हारी सच्ची फीलिंग को देख सकती थी। मुझे माफ करना, तुम हमेशा मेरे तरफ ही देखते रहे थे लेकिन मैंने सिर्फ अपने शॉट को देखा। वो बेवकूफी भरी शॉट, उसकी क्या कीमत थी। मुझे आखिरकार तुम्हारे दिल की बात समझ में आ गई लेकिन ऐसा अभी क्यों होना था। और उसे ऊपर कोट भेजते हुए कहते इस बार मैं तुम्हें बचाऊंगी, प्लीज जिंदा रहना। डांग चून कहता नहीं रुको रुको, लेकिन वो लेडी कहती है गुड बाय। डांग चून कुछ कर नहीं पाता और बताता फिर मैं हेवन रेल में पहुंच गया लेकिन उसे खोने का दुख मेरे साथ ही रहा। जिसने ये सब किया उसके लिए मेरा गुस्सा बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था। मैं उसे मार डालूंगा, मैं उन्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, मार डालूंगा। अब उसके सामने शॉट मास्टर आता है जिसे देखकर उसका बॉडी अपने आप ही ढीला पड़ने लगता है और बताता मैंने घुटने टेक दिए। जैसे मैंने उसे देखा मैं पूरी तरह से टूट गया। कायर और नीच होकर अपने दुश्मन के सामने अपमान से मैंने घुटने टेक दिए। मैंने इसी तरह खड़े होकर उसकी मौत देखी। हाँ मैं मरना डिजर्व करता हूँ। सनमून कहता सीनियर ब्रदर। और डांग चून कहता इसलिए मुझे इस तरह मत देखो डिसाइपल, मैं तो इसके लायक भी नहीं हूँ। अभी एक टेंटिकल आकर उसके बॉडी को टुकड़े कर देता है। ये काम हमारा तमावा ने किया होता है। सनमून कहता तमावा नहीं, लेकिन दर्द तुम्हारा वो भी खराब होता। चाहो वहाँ पे आते हुए कहती हस्बैंड। हम लगता सनमून बेहोश हो जाता है। मैं तुमसे पूछता हूँ मेरे डिसाइपल, और ये कहते उसका बॉडी पूरी तरह से गायब हो जाता है। सनमून बेहोश हो जाता है। चाहो कहती हस्बैंड प्लीज होश में आइए। दूसरी तरफ तल मियोंग सन का सीन देखते हैं जहाँ से हंसी का आवाज आ रहा था। एक मास्टर कहता है मैं सोचता था कि शायद एक दिन ऐसा आएगा लेकिन जब अब वो दिन आ गया है तो मुझे किसी भी चीज से ज्यादा पछतावा हो रहा है। दूसरा मास्टर कहता है बिल्कुल, इसका मतलब यही है कि हमारा रिश्ता इतना लंबा और गहरा रहा है। दोनों ही हालात में कांग्रेचुलेशन तुम्हारे आने वाले असेंशंस पर। और हम वहाँ पे लो मास्टर को भी देखते जो कहता है मैं बस एक कदम ही आगे हूँ, आप सब भी इसे हासिल कर लेंगे तो चिंता क्यों करे। हालांकि मुझे उन बेवकूफ डिसाइपल की चिंता है जो मेरे जाने के बाद पीछे रह जाएंगे। एक मास्टर कहता आप ये कह रहे हैं कि टेल अथॉरिटी को चुनौती देने की हिम्मत कौन करेगा। दूसरा कहता है बिल्कुल सही, अगर कुछ हो गया तो हम यहाँ पे है ना। लो मास्टर कहता अपने करीबी दोस्त है ये सुनकर नीचे तभी कोई आके को गिरता जिससे कहता क्या चल रहा है। स्पेस अचानक ही खुल गया। एक मास्क मैन अपना मास्क उठाते हुए पहनता कहता जल्दबाजी में हरकत ना करे। दूसरा कहता है डिप्टी लॉर्ड कहता उन्होंने ग्रांड लॉ बैरियर को तोड़ दिया। भगवान सन को नीचे के लेवल के सभी पीछे हट जाए। तो देखते हैं कि हार्ट ऑफ टेल में किसने घुसने की हिम्मत किया। जब वहाँ से ढोल हटने लगता है हम देखते हैं चाव हमारा सनमून होता है। एक डिसाइपल कहता है उसमें तो दो है लेकिन वो शख्स उसके सिर पे हॉर्न थे और विंग्स भी। वो तो एक डीमन बीस्ट है। डीमन बीस्ट ने हमला कर दिया। अपने मास्क पहनो, अपने वेपन उठाओ। 24 सन पड़ जाते हैं। हम कुछ समय पहले का सीन देखते हैं। फिनिक्स कहता है हालात गंभीर है, मैं ह्यूमन रेल में जाने का रास्ता खोलता हूँ। इनमें और तमावा गहरी नींद में सो जाएंगे, ये याद रखना। सिर्फ तुम्हें ही बाम को बचाना होगा। तभी हम वहाँ पे आइस को देखते हैं। चाव अपने पावर अप करती है जिससे सभी पीछे होने लगते हैं और कराने लगते हैं और कहते हैं कोल्ड एनर्जी। और सनमून के बॉडी से हवंडा
बाहर की ओर आ जाता है। उसमें से भी जबरदस्त एनर्जी निकलने लगती है जिससे वो सभी और भी हैरान हो जाते हैं। तो कहते हैं ये भयानक और क्या है। चाहो उसे देखते हुए कहते गुल। लो मास्टर ऊपर से देखते हुए कहता है ये हालात कुछ अजीब हो गई। दूसरा कहते वो सिर्फ 2 लोग के साथ हेल पे अटैक करने की कोशिश नहीं करेंगे। मुझे नहीं पता कि वो यहाँ पे क्यों गिरे, लेकिन डीमन बीस्ट बेहोश है। ये योगवोन है। दूसरा मास्टर कहता समझ गया वो ग्रेट योगवोन को सच में देखना जिसके बारे में मैंने सिर्फ सुना था, और वो भी बेहोश हालात में। तो हमारे सनगुन के इस स्टेज के बारे में बात करें जिसे योगवोन कहा गया है। और मास्टर कहता है क्या ये किस्मत की एक अनचाहा मोड़ नहीं है, ये तो खुद योगवोन का इलेक्जर है। चाहो गुल लड़ने के लिए तैयार रहते और रेड मास्क वाला कहता है वो उस डीमन बीस्ट को बचा रहे हैं। वो सफेद बाल वाली लेडी भी शामिल है, इसलिए हाफ ब्लड पे भरोसा नहीं किया जा सकता। आगे बढ़ते हुए कहता है मैं उस डीमन बीस्ट के साथ टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, लेकिन गुल अपने जगह से हिलता तक नहीं। उन दोनों तरफ एक और शख्स बढ़ रहा था जिसे वो दोनों भी नोटिस करते हैं, लेकिन वो जाकर उस मास्क मैन पे ही अटैक कर देता है। मास्क मैन उसके अटैक से पीछे को जाके लैंड करता है। कहता तुम ये क्या कर रहे हो। तो ये हमारा जेंग चोन होता है जो कहता माफ करना, हालात बहुत ही सीरियस थी इसलिए मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। और एक मास्क मैन कहता आप तो डिप्टी लो लॉर्ड है ना, आप हमें क्यों रोक रहे हैं। जेंग चोन कहता प्लीज सभी लोग रुक जाए। चाओ कहते दाउस जेंग चोन। जेंग चोन कहता काफी समय हो गया मैडम, बहुत ही कुछ कहना, लेकिन पहले अपने एनर्जी को वापस ले लो। आपका नाम गुल है ना, अगर आप अपने मास्टर को बचाना चाहते हैं तो आपको अपनी डिमोनिक ऑरा को वापस ले ले। इससे गुल पहले उसे देखता है फिर अपने मुंह को फोड़ लेता है, डिमोनिक एनर्जी को कंट्रोल करने लगता है। इससे मास्क मैन कहते तो सच में शांत हो रहे हैं, डिप्टी लॉर्ड की बातों का असर क्यों हो रहा है। जेंग चोन कहता ये शख्स जो बेहोश पड़ा है वो मेरा करीबी दोस्त है, तो डिसाइपल प्लीज अपने वेपन को नीचे रख दे। इससे मास्क मैन कहता करीबी दोस्त। एक कहता जेंग चोन तुम अभी इस समय क्या तुम जानते हो कि तुम टेल के डिप्टी लॉर्ड के सलाहकार के रूप में क्या कर रहे हो। रेड मास्क वाला कहता करीबी दोस्त क्या बकवास है, हर कोई उसे गद्दार कहता है। जैसे डीमन बीस्ट के साथ साजिश रचने वाले गद्दार को मौके पर ही मौत की सजा दी जाती है। तुम सभी लोग यहाँ पे किस लिए खड़े हो। वो शख्स टेल डाउस नहीं रहा, उस डीमन बीस्ट के साथ उसे भी मार डालो। तब उसका ध्यान मास्टर की ओर जाते हुए अपने घुटने टेकते हुए कहता मास्टर ये वो शख्स है जिसने मेरे साथ भाईचारा की शराब साझा की है, इसके अलावा उसने आपके ऑर्डर का पूरा निष्ठा से पालन किया। प्लीज उसके अच्छे कामों का ख्याल रखे और मेरे दोस्त की जान बख्श दे। लो मास्टर कहता तुम हालात को जानते हो भी ऐसा कह रहे हो। जेंग चोन खामोश होता है। लो मास्टर कहता है मैं ही तो ये किस्मत तय किया, इसलिए मुझे भी कुछ जिम्मेदारी लेनी चाहिए, तुम जैसा सही समझो वैसा ही करो। तो बाकी कहने लगते मास्टर। रेड मास्क वाला कहता है ये एक डीमन बीस्ट है, आप एक ऐसे बीस्ट को हमारे जगह में रखोगे, प्लीज एक बार फिर से सोच लीजिए। लो मास्टर कहता इस मामले का फैसला हो चुका है, आज यहीं पर चर्चा खत्म होती है। जेंग चोन कहता मास्टर नहीं ग्रैंड लो लॉर्ड, थैंक यू। और वहाँ के लोग बात करने लगते क्या सच ने उसने उस डीमन बीस्ट को अपने पास रखा और उसका इलाज भी किया। मैंने सुना था कि उन्होंने इलाज के लिए मेडिकल फॉर्मेशन का भी यूज किया था। चाहे हान मांग को जोंग चोन पर कितना भी भरोसा, ये एक बिल्कुल ही अलग मुद्दा है। फिलहाल तो बस चुप रहो क्योंकि हान मांग इस पर आंखें मूंद रहा है, लेकिन जोंग चोन के खिलाफ हर कोई नफरत रख रहा होगा। हम जेंग चोन को देखते जो कहता क्या ऐसा है। एक डिसाइपल कहता हाँ इसलिए हमने डिप्टी लो लॉर्ड इलियो के साथ चलने का फैसला लिया है। वहाँ पे रुकते वक्त तुम सभी लोग। जेंग चोन कहता अगर तुम भी जाना चाहते हो तो जा सकते हो, दिल का सुनो और उसी के साथ चलो। डिसाइपल कहता सच को तो पिछले कुछ महीने में डिप्टी लो लॉर्ड को उस डीमन बीस्ट की देखभाल करते हुए देखना बहुत ही मुश्किल था, मुझे माफ करना। और वो भी वहाँ से चला जाता है। जेंग चोन वहाँ पे अकेला रह जाता, तभी उसके पीछे कोई आते हुए कहता है ऐसा लगता है कि मेरे वजह से तुम मुश्किल में आ गए हो। ये हमारा सनगुन होता है। जेंग चोन हंसते हुए उसे देखता है, कहता तुम जाग गए। फिर हम कुछ समय पहले का सीन देखते जहाँ पे सनगुन बेहोश होता है, तभी उसका आता है और कहता मैं कहाँ पे हूँ, क्या मैं बेहोश हो गया था। चाबी उसी के पास लेटी होती है। सनगुन हाथ रखते हुए कहता मेरे वजह से तुम्हें फिर से मुश्किल सहना पड़ा होगा। कम्बल उड़ा के बाहर की ओर जाने लगता है और कहता जानी पहचानी जगह, क्या मैं डाउ रेल में लौट आया। सांस लेते हुए कहता इसमें ताजगी का एहसास होता है, लेकिन ये बहुत ही तंग है, जैसे किसी छोटे से डब्बे के अंदर होना। तमाबा हाइबरनेशन में चला गया और तू की बोंग भी चुप है, इसलिए वो भी गहरी नींद में सो रहा होगा। खैर शायद ये हेवन के नियम के कारण है, जिसकी मुझे उम्मीद नहीं है वो ये है। तो अपने शॉट को बनाने की कोशिश करता है तो वो बिखर जाता है। कहता कि मैं हवारन को भी बुला नहीं सकता, ये थोड़ा सा अकेला, बड़ी अचीवमेंट के साथ अकेलापन हो जाना। तभी सनून का आवाज आता हमने आपके साथ चलने का फैसला लिया। आज डिसाइपल कहता हमें माफ करे और वो डिसाइपल वहाँ से चला जाता। सनून उसके पीछे है तो वे कहते ऐसा लगता है मेरी वजह से तुम मुसीबत में पड़ गए। इससे ऊपर लटके उसे देखकर हंसते हुए कहता ऐसा लगता है तुम जाग गए। सनून कहता समझ गया तो ये है गोशन। जेंग चोन कहता गोशन के अंदर छुपा हुआ एक सीक्रेट माउंटेन, ये जगह ट्यूल मोंगसान है। वैसे तुम्हारी चोट कैसी है। सनून कहता बाकी घाव तो काफी हद तक ठीक हो गया, लेकिन पेट में छेद होने वाले जख्म अभी भी ठीक नहीं हुआ है। आमतौर पर इस तरह के घाव कुछ ही दिन में ठीक हो जाते हैं। जेंग चोन कहता है इस तरह के जख्म से तुरंत एक नॉर्मल इंसान की मौत हो जाएगी। डॉक्टर का कहना है कि ये देखने में शॉट का नॉर्मल घाव जैसा लगता है, लेकिन इस जख्म पे पावरफुल डिवाइन एनर्जी लगी हुई है, जो दाउस रेल में इनविजिबल माने जाने वाले युगुहोन रैम तक पहुंच चुका है। उसे इतनी भयानक चोट लगना, इस बार का तुमने किसी इमोर्टल से ही फाइट कर ली थी। इससे सनगुन हैरानी से उसे देखता है। जेंग चोन हंसते हुए कहता मैं तो मजाक कर रहा था, कभी कभी मैं बिना किसी रीजन के ही मजाक करता हूँ। और मुझे तुमसे एक बात
बात पूछनी है। जब तक तुम यहाँ पे रहोगे तुम्हें आराम नहीं मिलेगा। तुम टेल के ओरिजिन फाउंडिंग के बारे में जानते हो, डीमन बीस्ट का विनाश। यहाँ तक कि ज्यादातर डिसाइपल ने डीमन बीस्ट के हाथ कुछ न कुछ खो दिए, इसके कारण वो भटकने लगे। मास्टर ने दाव के हमारे टैलेंट की परवाह किए बिना हम पे दया किया और हमें अपने डिसाइपल के रूप में एक्सेप्ट कर लिया। उनके मन में डीमन बीस्ट के लिए गहरी नफरत कभी हल्की नहीं होती। खुलेआम आपके लिए अपनी दुश्मनी दिखाएंगे। सनमुन कहता अच्छा ऐसा क्या आपके साथ भी ऐसा ही है? जेंग चोन कहता खैर अगर मैं पहले जैसा होता तो मैं भी यही करता। सनमुन कहता नहीं मैं पूछ रहा हूँ कि तुमने भी कुछ खोया है मेरे तरह डीमन बीस्ट की वजह से। वो बताता बहुत समय पहले की बात है, सैकड़ों साल बीत चुके हैं, अब तो यादें भी धुंधली पड़ गई है। सनमुन उसे देखता है। जेंग चोन कहता मास्टर तुमसे मिलना चाहते हैं। सनमुन कहता मुझसे? फिर किसी दूसरे घर में जबरदस्ती घुस आना और यहाँ तक कि उनका कर्जदार होना, मेजबान को ग्रीट करना सही है। जेंग चोन कहता तब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा ताकि इसी बीच तुम्हारे साथ कुछ दुर्घटना ना हो जाए। सनमुन कहता कि सच में मेरे लिए चिंता है। फिर कहते अंदर आइए। हम वहाँ पे दोनों मास्टर को देखते और कहते तो इतनी रात को आप क्यों आए? मास्टर पेंजोंग कहते क्या मास्टर वेंग को पता था मास्टर हान मांग एक डीमन बीस्ट से संबंध बना रहा था, और वो भी कोई नॉर्मल नहीं बल्कि योंगवॉन रैम तक का डीमन बीस्ट। मास्टर वेंग जो कहते खैर इस बार तो मुझे खुद पता चला। मास्टर पिंग जो कहते वो कैसा दिखता था? मास्टर वेंग जो कहते वो मुश्किल से जिंदा था लेकिन उसकी आंख साफ थी और उसकी ऑरा की प्योरिटी भी बिल्कुल भी हल्के में लेने लायक नहीं थी। मास्टर पेंजो को कहते मैं इस बारे में नहीं पूछ रहा हूँ। उसकी कलाई पर ब्लैक मेटल का ब्रेसलेट बना हुआ था। आप जानते हैं कि मेरा मतलब यही है ना? इससे मास्टर खामोश होते हैं। मास्टर पेंजो को कहते हैं कि आप जवाब नहीं देना चाहते। मास्टर वेंग जो कहते हैं बिल्कुल नहीं, बात बस इतनी सी है कि कुछ बातें ऐसी है जिनके बारे में मुझे पूरा यकीन नहीं है और मास्टर पेंजो को भी वही ऑरा महसूस होती है जो मुझे हुई। तब तो ये वही होगा। फिलहाल इंतजार करते हैं, हम यहाँ जल्दीबाजी में कोई कदम नहीं उठा सकते। ऐसा लगता है कि मास्टर हान नांग भी उसके द्वारा पहने हुए ब्रेसलेट में रुचि रखते थे। पेंजो को कहते सच में खुद मास्टर हान मांग। जब हम तक ये बात समझ गए तो एस्थेटिक उनके इतने करीब पहुंचे हुए मास्टर हान नांग इसे कैसे पहचान नहीं पाते? शायद ये घटना अपर एलम से एक जुड़ी हुई है। सनमुन ग्रीट कहते हुए कहते इससे बीते एक अरसा हो गया, ये मेरी वाइफ है। चाओ ग्रीट करते हुए कहते ग्रीटिंग ग्रैंड लॉर्ड, पहले हुई गड़बड़ी के बारे में। मास्टर हांग नाम कहता रहने दो, हालात जैसे थे वैसे ही थे। सनमुन कहते और मैं ग्रैंड मास्टर का बहुत ही बड़ा कर्जदार हूँ। वो बात को याद करता जब लॉ मास्टर पहली बार कहते अपनी करीबी लेडी को मारो। मास्टर हांग नाम कहते जब तुम टेल माउंटेन पे इतने गंभीर हालात में दिखाई दिए तो मैं बहुत ही ज्यादा चिंता हो गया था। मुझे तुम्हें बचाना चाहिए, तुम्हें अकेला छोड़ देना चाहिए। और सनमुन कहते क्या मुझे तुम्हें मार देना चाहिए? चाओ हैरान होती है। सनमुन कहता रीजन क्या था? मास्टर हांग नाम कहते सबसे पहले क्योंकि तुमने एक प्रॉमिस तोड़ा। सनमुन कहता आपका क्या मतलब है? मैंने गोशन में कदम न रखने का प्रॉमिस किया था। इसे समझाना मुश्किल है सिर्फ इसी वजह से। हांग नाम कहता टालमोंग सोन की कई सारे पीक के बीच मुझे एक छोटी सी जगह पसंद है। जब मैं अकेले बैठकर अपने डिसाइपल की रोजमर्रा जिंदगी को देखता हूँ तो मेरा मन को शांति मिलती है। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तब मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें दुनिया को हिला देने वाली किस्मत तय है। सनमुन कहता हाँ मुझे याद है। लॉ मास्टर गुस्से से कहता आखिरकार तुमने इस शांत जगह को भी खून खराबे से भर दिया। इससे सनमुन हैरान न जाता। लॉ मास्टर कहता है इस पर तुमने यहाँ पे कदम रखा उसी पे टेल पर इतना टालने जाने वाली क्लाइमेटी मंडराने लगी थी। सनमुन कहता आज मैं आपका शुक्र अदा करने आया हूँ। लॉ मास्टर कहते मुझे इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। उन दोनों की बॉडी पे प्रेशर पड़ने लगता है जिससे चाव कराने लगती है, लेकिन सनमुन को इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। वो चाव के अपने पास ले लेता है, कहता सब ठीक है। सनमुन उसके प्रेशर को हटा देता है। माहौल में एक पल के लिए सन्नाटा छा जाता। लॉ मास्टर अपने मन में कहता जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तब तुम स्पीड रेल्म के एक नॉर्मल डिसाइपल थे, फिर भी तुमने 500 साल से कम में भी ये मुकाम हासिल कर लिया। तो सच में हैरान कर देने वाला है। सनमुन लॉ मास्टर को देख रहे थे। लॉ मास्टर कहता है और कहता मुझे लगता था कि तुम एक नौसिखी हो जो अपने पीठ में फंसी शॉट को भी नहीं निकाल सकते। सनमुन हैरान हो जाता, मन में कहता क्या तुमने ये शॉट देखी? लॉ मास्टर कहते क्या तुम जानते हो तुम्हारा एग्जिस्टेंस ही टेल माउंटेन तक खून खराबे को खींच ला रहा है। सनमुन कहता आपका क्या मतलब है? मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। लॉ मास्टर कहता ये तुम्हारे लिए कितना अनफेयर लगता होगा, सिर्फ जीते रहने के बावजूद भी हर बार खून खराबे के सेंटर में तुम ही आ खड़े होते हो। लेकिन क्या किया जाए, ये तो तुम्हारे जन्म से किस्मत में लिखा है, इसलिए कल इस जगह को छोड़ दो। ये खून खराबा की बदबू अब और मत फैलाओ। चाओ शायद आगे बढ़ने के लिए तैयार रहती, लेकिन सनमुन उसे रोकते हुए कहता मैं आपके बात के हिसाब से ही चलूंगा, अगली बार नहीं अलविदा। सनमुन अपने बीस्ट को निकाल के उस पर चढ़ने लगता है। लॉ मास्टर कहता है भूलना मत तुम पे जेंग चोन और टेल दोनों का कर्ज है। सनमुन कहता मैं ये बात अच्छी तरह से जानता हूँ। लॉ मास्टर कहता है 6 साल का जब जेंग चोन इस टेल पे आया था उसकी उम्र 6 साल की थी। क्या तुम समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ? वो जगह टेल नहीं था जो उसके लिए सब कुछ था और जहाँ वो अपने साथियों के साथ पला बड़ा था, लेकिन उसने तुम्हें चुना। ये जान लो उन्होंने जो खोया वो
दिखाई देने वाली चीज से कहीं ज्यादा है। सच में तुम्हें जाना चाहिए, मैं अकेला रहना चाहता हूँ। और वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। चौकटी भले वो टेल का ग्रैंड मास्टर हो, क्या वो कुछ ज्यादा नहीं है। वो किसी के सामने क्लाइमेटी और खून के गंध के बारे में कैसे बात कर सकता है। कुछ कहो, क्या आपको गुस्सा नहीं आ रहा है? कानून कहता अपने आप को शांत करो। शुरू में तो ये सब डरने जैसा लगता है, लेकिन बाद में अक्सर ये बहुत ही मददगार साबित होते हैं। अभी अभी उनका लहजा कठोर था, लेकिन ये सब मुझे वार्निंग देने का इरादे से था। चौकटी वार्निंग, फिर भी अभी इतना दबाव क्यों है? कानून कहता वो साइड मेरा टेस्ट ले रहा था, मेरी पावर। और मैं कहता क्या मैं शॉर्ट के स्टेट को आगे बढ़ाने का रास्ता बना सकता हूँ? खैर मेरे बारे में चिंता जताने का उनका यही तरीका है। चौकटी इतना चिंता क्यों? सनमुन मन में कहता लेकिन इसका क्या मतलब है कि मैंने टेल माउंटेन पर मुसीबतों का लहर ला दी? क्या इसका मतलब यह है कि मेरे जैसे जेंग चुन और टेल को कोई परेशानी होगी? वरना चौकटी उन्हें तुम्हारे जैसे इटर्निटी रैम के डिसाइपल पाने का सम्मान मिला है। और नीचे मास्टर पेंजगो होता है जो कहता है बुरा ना लगे तो मैं थोड़ी देर तुमसे बात करना चाहूंगा। मास्टर वेंग जो कहते ओस में खड़े इंतजार करने वाले इन बुढ़ाओं को बिनती को प्लीज अनदेखा मत कीजिए। सन उन्हें देखता फिर वो तीनों एक जगह बैठ जाते और एक हंसते हुए कहता मैं माफी चाहूंगा। जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती है इंतजार करने में मेरा धैर्य कम होता जाता है, क्योंकि ये रिस्ट्रिक्शन बैरियर है। हम यहाँ पे खुलकर बात कर सकते हैं, अपने बारे में बताने दो। मेरा नाम वेंग चोक है, मैं किसी भी सेक्ट से नहीं जुड़ा हूँ, मैं अकेले ही कल्टीवेट करता हूँ। दूसरा मास्टर कहता मैं पेंजगो हूँ, बैक्सन सेक्ट के फेमस लीडर के साथ संबंध स्थापित करना हमारे लिए सम्मान की बात है। कानून कहता मुझे देहो कहा जाता है, लेकिन अगर आप जानते हैं कि मैं बैक्सन का हेड हूँ तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि मैं सिर्फ एक नॉर्मल डाउस नहीं हूँ। मास्टर वेंग को हंसते हुए कहते हैं जब हम इमोर्टल के इतने करीब है और इस दुनिया को छोड़ने वाले हैं तो ऐसी छोटी मोटी बातों की क्यों परवाह करे? हमारे लेवल पे पहुँचने के बाद ऐसी मामूली बातों की कोई कीमत नहीं रहती। मास्टर पेंजगो कहते हैं अगर तुम मास्टर हान मांग को जानते हो तो आपसे संबंध बनाना स्वाभाविक है। सनून मन में कहते सच में मुझे दो और अर्थ इमोर्टल को देखने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन क्या बस इतना ही है? मास्टर वेंग क्यों कहते सच कहे तो हम यहाँ पे इसलिए है क्योंकि हम आपके द्वारा पहने जाने वाले उस ब्रेसलेट की कुछ ज्यादा जानकारी बात पे चर्चा करनी है। सनून कहता ब्रेसलेट? मास्टर कहता सच कहो तो उस ब्रेसलेट में समाई हुई इमोर्टल पावर। सनून मन में कहता मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इसे इतनी बेझिझक कह दोगे। क्या ये तुम्हारे लेवल से आया हुआ कॉन्फिडेंस है? और तुमने तमावा का अस्तित्व को नोटिस किया तो सच में अर्थ इमोर्टल लेवल बिल्कुल अलग ही होते हैं। मास्टर पेंजगो कहते ये एक रिक्वेस्ट है और आप चाहते इसे मान सकते हैं, लेकिन एक बार सुनना इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए, है ना? सनून कहता आप बेझिझक बोलिए। मास्टर वेंग कहते क्या तुम चोंगम्योंग नाम की डिवाइन मैडन को जानते हो? सनून कहता चोंगम्योंग हेवनली मैडन, क्या ये माउंट चोक की फाउंडर नहीं है? सुना है कि उसने असेंशन को हासिल कर लिया। मास्टर कहते सब लोग बस इतना ही जानते हैं कि मास्टर चोंगम्योंग ने असेंशन को हासिल कर लिया था, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि उन्होंने हेवन पाथ लैम्प की मदद से असेंट किया था। सनून हैरानी से कहता हेवनली पाथ लैम्प? मास्टर पेंजगो कहता है हेवनली पाथ लैम्प सच में हेवन का रास्ता को खोलता है, अपर रेल्म की ओर उड़ान भरता है। ये एक ट्रेजर और साथ ही एक जिंदा फॉर्मेशन भी जिसमें लॉ ऑफ स्पेस समाये हुए हैं, इसी वजह से ऐसी चमत्कार कर सकता है। कानून कहता है क्या इससे हेवन का रास्ता खुलता है? क्या ये सच में हो सकता है? मास्टर वेंग जो कहते 10,000 ट्रेजर के एज में जिस नश्वर दुनिया में हम रहते उसकी देखभाल भी अपर रेल्म के लोग ही करते थे। उस समय तो इमोर्टल भी अवतार लेके नीचे आते थे, लेकिन अब इतना तो तय है कि हेवन पाथ रेल्म में अपर रेल्म का खजाना है। कानून कहता अब जब मुझे ये लेजेंडरी कहानी सुना रहे हैं इसका मतलब है आपको हेवनली पाथ लैम्प का जगह पता है। मास्टर वेंग तो कहते प्रॉब्लम उस लैम्प के चारों ओर बनी सीलिंग फॉर्मेशन की है, उसे खोलने के लिए अपर रेल्म की पावर चाहिए और तुम्हारे ब्रेसलेट में मौजूद इमोर्टल पावर। लड मत समझना, हम सिर्फ उस ब्रेसलेट की पावर को उधार लेना चाहते हैं। सनून अपने हाथ को देखने लगता है और मास्टर कहता है हम आपका जवाब धीरे धीरे सुनेंगे, आपको अभी भी कई बातों की चिंता है। मास्टर पेंजगो कहते हैं बिल्कुल, अगर आपको ये गलत लगता है तो हम भी आपकी मदद कर सकते हैं। सनून कहता है मदद? मास्टर पेंजगो कहते हैं क्या तुम्हें नहीं पता इस समय बैक्सन माउंटेन का ईस्टर्न सी के 3 ग्रेट सी क्लैन के साथ वॉर चल रहा है। सनून कहता वॉर? मास्टर कहते सिर्फ सी क्लैन ही नहीं बल्कि वांगो के दूसरे सेक्ट भी उनका साथ दे रहे हैं। सनून कहता बाकी सेक्ट भी? मास्टर वांगो कहते हैं मुझे इसे समझाना चाहिए। 10 साल पहले हर सेक्ट के प्रतिनिधित्व एक साथ हुए थे और उनका मकसद था बैक्सन सेक्ट का सफाया करना। उन्होंने कहा कि कल्टीवेशन और डीमन के साथ रहने वाला नया सेक्ट दाव वर्ल्ड की व्यवस्था और नींव को बिगाड़ देगा। 10 और 10,000 घोस्ट सेक्ट ने चुपचाप इसे सहन किया। ठीक उसी समय जब सभी सेक्ट एक साथ समझौते पे इकट्ठा होने ही वाले थे, टेल ने इसका विरोध किया। टेल के साथ जुड़े सेक्ट पीछे हट गए, लेकिन बाकी लोग अभी भी इसे अंजाम देना चाहते थे, लेकिन ताकत की कमी के कारण वो प्लान धीरे धीरे ठंडी पड़ गई। पेंजगो कहते लेकिन किसी को भी ये उम्मीद नहीं थी कि सी क्लैन उसे पूरा करेगा। सनून कहते अच्छा ऐसा है, मुझे बताने के लिए थैंक्स। हालात बहुत ही गंभीर है इसलिए मैं पहले यहाँ से जाना चाहता हूँ। सनून वहाँ से जाने लगता। पेंजगो कहता है वो तुम्हें कैसा लगा? मास्टर वेंग तो कहते हेवनली पाथ लैम्प की बात सुनकर वो थोड़ा चौंका जरूर था, लेकिन बस इतना ही। उसकी और आया उसके मन की बात को बिल्कुल भी नहीं समझ पाया। पेंजगो कहता मेरे लिए भी
10,000 साल जिए बिना इटर्नल रेल्म में पहुंचना वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। वो हमारे ऑफर को एक्सेप्ट करेगा। रेंगो कहता खैर हमें अभी इंतजार करना होगा, उसके जवाब के हिसाब से अपने तरीके से काम करेंगे। दूसरी तरफ सनमुन जाने लगता है। जेंग चोन आते हुए कहता दे हो तुम अचानक ही जा रहे हो, हमने अभी तक पुरानी कहानी भी साझा नहीं की है। सनमुन कहता मैं ऐसा करना चाहूंगा लेकिन बैक्सन के डिसाइपल खतरे में है। जेंग चोन हैरान कहता खतरे में, मुझे मत बताओ। सनमुन कहता मैं तुम्हारी फीलिंग को याद रखूंगा, ये फिर मिलते हैं मेरे दोस्त। इसे वो हाफी वर्ता कहता हम फिर मिलेंगे मेरे दोस्त। और वो लोग जाने लगते हैं। चाओ कहती है मुझे नहीं पता था कि दाउस जेंग चोन को इतनी परवाह थी, आपको कम से कम उन्हें थैंक्स देना चाहिए था। उन्होंने कहा क्योंकि मुझे बहुत ही अफसोस हो रहा था, मुझे इतनी गिल्टी महसूस हुआ कि मैं ये बात जुबान पर भी नहीं ला सका। चाओ उसे देखता सनमुन कहता लेकिन बैक्सन में कभी भी शांति के दिन नहीं होते, इस बार मुकाबला सी क्लेन से है। क्या उन्हें बैक्सन पर डिवाइन ट्री के बारे में पता चल गया? सबसे ज्यादा संभावना नहीं। खैर मुझे उम्मीद है कि हमारे पहुंचने से पहले कुछ भी बुरा नहीं होगा। दूसरी तरफ शॉट को देखते हैं, वहाँ पे वोट जारी रहता कहता बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ते रहो, हम लगभग बैक्सन के एरिया में पहुंच चुके हैं। उन्हें जड़ से मिटा दो, बैक्सन शायद गद्दार है जिन्होंने इंसानियत को छोड़ दिया, वो दया के लायक नहीं है, उन्हें मार डालो। अटैक करते हुए कहता मर जाओ बैक्सन। जब एक लेडी एक से लड़ रही होती है तो दूसरा उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन एक बीस्ट उस पर अटैक करने के लिए आ जाता है और उस पर अटैक कर देता है, जिससे वो बच जाती है, अपने ऊपर की ओर देखती है, कहती है ब्लड डिसाइपल थैंक यू मेरी जान बचाई, जिससे उस बीस्ट को अच्छा लगता है। और एक फिल्म मास्टर कहता है घिनौना, एक डाउस और एक डीमन एक दूसरे को मास्टर डिसाइपल कह के पुकार रहे हैं। ये मुंह से एल्डर वीमू होता है जो कहता है जैसा को मीठा बैक्सन के डाव को दुनिया से पूरी जैसे मिटा देना होगा। कल्टीवेशन टाइसन पे होता है। फिल्म से अटैक करते हुए कहता गायब हो जाओ। तो अपने फिल्म से जलाने लगते, तभी हम उस फिल्म में एक स्नेक को देखते जो उसके सारे फिल्म को चीर के रख देता है। बीस्ट कहता सीनियर ब्रदर उन्मो, डीवीकेटी मास्टर उन्मो। उन्मो कहता ये फ्रंट लाइन हाथ से निकल गया, जब तक मैं उन्हें रोक के रखूंगा तब तक तो मेन सेक्ट के एरिया में पीछे हट जाओ। एक कहता सफेद बाल 3 आंखें, ये बैक्सन का यंग ग्योप है। एक कहता बीस ने हवा से अपने नाम वापस ले लो, एल्डर बीच में आएंगे। एक जायंट कहता हट जाओ, रास्ते से हट जाओ। हम सभी के बीच में उन्मो अकेला खड़ा होता है। हम बैक्सन का देखते और कहता रिपोर्टिंग मास्टर उन्मो की फ्रंट लाइन को पीछे धकेल दिया गया है, मैं बैक्सन एरिया की ओर पीछे हट रहे हैं। ये कहता क्या? और ये शायद खरगोश होता जो कहता बात यहाँ तक आई गई, ये सच में गंभीर बात है, अब कुछ भी नहीं किया जा सकता, इतने लंबे समय तक टिके रहना अपने आप में ही इम्प्रेसिव है। मास्टर चौक मुरो मास्टर म्योगवा की फ्रंट लाइन को भी पीछे खींचना होगा, अगर हम देर करेंगे तो हम उन सभी के पावर से घिर जाएंगे। वो कहता समझा, हम अपने लीडर यून को रिपोर्ट करेंगे। तो वो आगे को बढ़ रहा है तो वहाँ पे काफी सारे लोग और बीच जख्मी होते हैं और कहते सूखे कपड़े साथ लाओ, हमारे पास रिकवरी पिल की कमी है, जल्दी करो, उसे शांत रखो ताकि वो हिले नहीं। चिखते हुए कहता मेरा हाथ मेरा हाथ। एक कहता लीडर आपका बॉडी आप और सहन नहीं कर सकता। लीडर योन कहती नहीं बस थोड़ा सा और थोड़ा सा और। एक शख्स कहता लीडर वो पहले ही मर चुका है। कुछ ये सब देख सकता योन भी टूट जाती है।